विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका रिवीजन कार्य चालू है। आपकी एनसीईआरटी की एक पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों की सहज भाषा, जो विद्यार्थियों की सहज भाषा है वो उनकी अभिव्यक्ति का ताकतवर माध्यम बने, इस उद्देश्य से इस पुस्तक का संकलन किया गया है। स्कूली जीवन से ही हम लोग बाहर की विशाल दुनिया में झांक सकें, जीवन जगत के अनेक रूपों को समझ सकें और अपने जो रंग बिरंगे सपने हैं उनका हम ताना बाना बुन सकें, उनको फैलाना सीखें, मुश्किलों को पहचानना और उसका सामना कर सकने की क्षमता का विकास कर सकें। इस उद्देश्य से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इस पुस्तक की 3 इकाइयां हैं। 3 इकाइयां इन पुस्तक की हैं। जनसंचार माध्यम और लेखन, दूसरी सृजनात्मक लेखन और तीसरी व्यावहारिक लेखन। ये तीनों माध्यम जो है एक विशेष बिंदु पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि ये संचार के ही अलग अलग रूप हैं। पत्रकारिता का साहित्य से, साहित्य का व्यवहार से, और इन सब का संचार से क्या संबंध है, आज रिवीजन कार्य में ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पुस्तक की पहली इकाई है जनसंचार माध्यम और लेखन। उस इकाई में 5 अध्यायों में सामग्रियों को वितरित किया गया है। पहला है जनसंचार माध्यम, दूसरा है पत्रकारिता के विविध आयाम, तीसरा है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, चौथा है पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, पांचवा विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इस प्रकार की 5 अध्यायों में जनसंचार माध्यम और लेखन का समावेश किया गया है। विद्यार्थी को हम समाज और देश के प्रति जागरूक बना सकें, इसके लिए जनसंचार माध्यम जो है वो सबसे सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर हमारे सामने आता है। हाल फिलहाल भारतीय मीडिया में एक प्रकार की क्रांति सी आ गई। समाचार माध्यमों का विस्तार हुआ है। पहले के 2 ही मीडिया थे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सोशल मीडिया भी डेवलप हो गया है फेसबुक के माध्यम से। जनता का इससे जुड़ाव बढ़ा है, हर व्यक्ति पत्रकार बन रहा है। इस मीडिया क्रांति ने जहां एक ओर पूरे विश्व से जुड़ने का अवसर दिया है, वहीं दूसरी ओर बाजार के दबाव में आम आदमी इसके सुख दुख, उसकी चिंताएं, उसके सरोकार, उसकी उम्मीदों को हाशिए पर रख दिया है। इन सब चीजों को आम आदमी ने हाशिए पर रख दिया है। और उसके केंद्र बिंदु में क्या है? सेलिब्रिटीज, चर्चित व्यक्तित्व। भी देखा नहीं आपने? अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, आज टॉयलेट के लिए गए,
ये समाचार मीडिया दे रहा है। जनता की रुचि है इसीलिए तो दे रहा है ना, सेलिब्रिटीज। इसके अलावा बेकाऊ खबरें ये केंद्र में है। हम विद्यार्थियों को यह जानना ही होगा कि केंद्र और हाशिए का संतुलन तय करने के लिए उनकी कलम क्या भूमिका निभा सकती है, वो कितना योगदान दे सकते हैं कि पत्रकारिता का केंद्र बिंदु, मीडिया का केंद्र बिंदु क्या है और हाशिया क्या है। इस हाशिए और केंद्र में संतुलन, आम आदमी हाशिए पर चला गया है। आम आदमी के सुख दुख कोई महत्व नहीं है, उसकी चिंताएं कोई महत्व नहीं है, उनकी उम्मीदें कोई महत्व नहीं है, ये सब चीजें हाशिए में चली गई। महत्वपूर्ण क्या है? तो सेलिब्रिटीज और बिकाऊ खबरें। आज ये हम इन सब चीजों से अनजान हैं। हम नहीं जानते कि एक खुशहाल देश के निर्माण और प्रगति में भाषा की क्या भूमिका होती है। इसके महत्व को हम नहीं समझते। अगर समझते होते तो भाषा के प्रति गंभीर होते। हम गंभीर नहीं है भाषा के प्रति। उस भाषा की क्या महत्व होता है, इन सबसे अनजान आज के बच्चे को टेलीविजन, रेडियो, अखबार, इंटरनेट और पत्रिकाएं अपनी ओर आकर्षित तो करती हैं। जैसे ये कहां से आती हैं खबरें, ये जिज्ञासा रहती है। कैसे छपते हैं अखबार, कैसे जुड़े हैं आपस में पूरी दुनिया की तार। अमेरिका की खबर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की खबर कैसे, ये जिज्ञासा तो होती है। हमें इन सवालों को बताना भी चाहिए, हमें जानना भी चाहिए, परंतु इन सवालों के साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि पूरी दुनिया के तार जोड़ने वाली मीडिया की जानदार दुनिया, उसकी सक्रियता और सचेत पहल के बिना कितनी बेजान है। अगर मीडिया सक्रिय नहीं है, वो अलर्ट होकर के, सचेत होकर के पहल नहीं करती है, तो सब कुछ व्यर्थ है। सही मायने में संचार का अर्थ है वो यही है। सही मायने में संचार का अर्थ क्या है कि पूरी दुनिया के आपस में तार जोड़ना, पूरी दुनिया को एक कर देना, यही संचार का सही मायने में अर्थ है। ये जो पुस्तक है संचार माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये दुनिया को जानने के लिए, समझने और बच्चों से उनका तार जोड़ने के लिए पहल कर सकती है। तो हमें आप कुछ जानना जरूरी है कि जनसंचार माध्यम, सबसे पहला आता है जनसंचार माध्यम। जैसा कि है, जानते संचार क्या है? विचारों का आदान प्रदान, एक अपनी बात दूसरे से कहना, ये संचार होता है। कई प्रकार होते हैं, सांकेतिक इशारे से, मौखिक मुंह से बोल करके, अंदर ही अंदर, मन ही मन में बात करना। आपने देखो रास्ते में कितने व्यक्ति चलते हैं और चलते चलते वो कुछ बड़बड़ाते हैं, क्योंकि मनुष्य के मन में सबसे पहले विचार मन में उत्पन्न होते हैं। जब मन में होते हैं तो उसको अभिव्यक्त करना बहुत जरूरी होता है, उसको अभिव्यक्त करना बहुत जरूरी, दूसरे व्यक्ति से कहना बहुत जरूरी होता है। तो मन ही मन में जो विचार चलते हैं वो अंतर्वैयक्तिक, अपनी बात दूसरे से कह देना अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। कोई खबर है, कोई समाचार है, एक व्यक्ति को बता दी
उस एक व्यक्ति को बताने से चैन नहीं मिलता, ज्यादा से ज्यादा समूह को बताने का प्रयास किया। पूरे गांव में बता दी, पूरे मोहल्ले में बता दी, पूरे स्कूल में बता दी, समूह संचार हो गया। इससे भी चैन नहीं पड़ा तो बोले पूरे समाज को बता दी, फेसबुक पे डाल दो, अखबार में छपवा दो। आज सोशल मीडिया सबसे, अखबार तक अगर हमारी पकड़ नहीं है, टेलीविजन तक हमारी पकड़ नहीं है, तो हम फेसबुक पर किसी भी समाचार को जानकर, ठीक है, जनसंचार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके दो माध्यम होते हैं, प्रिंट माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। समाचार पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से हम अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। क्लियर? हो गया संचार, जनसंचार हो गया, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, ये जनसंचार कहलाता है। इनका कार्य सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, गतिविधियां, क्रियाकलापों पर निगरानी करना, विचार विमर्श का मंच भी जनसंचार के माध्यम से तैयार होता है। हमारे देश में जनसंचार माध्यम कौन कौन से? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये हमारे यहाँ के। दूसरा, पत्रकारिता के विविध आयाम। क्या है भाई पत्रकारिता? समाज से, समाज में घटी घटनाएं, सूचनाएं को एकत्रित करना पत्रकारिता कहलाता है। किसी समाचार संगठन के लिए उसको इकट्ठा करना, ये काम पत्रकार लोग करते हैं। इकट्ठा करते हैं, उसको समाचार के रूप में निर्माण करते हैं। समाचार बनाने की अपनी एक अलग शैली है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया था, उसको समाचार बनाया। किसी भी घटना को आप समाचार बना सकते हैं, किसी भी घटना को आप कहानी बना सकते हैं, किसी भी घटना को आप विचारात्मक, पर उस घटना को समाचार बनाना, ये काम पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। पत्रकार उस घटना को समाचार के रूप में प्रस्तुत करता है। समाचार जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करे, जो बात जो अधिक क्षेत्र को कवर करे, वो समाचार कहलाती है। इसके लिखने की अलग शैली होती है, उल्टा पिरामिड शैली होती है। इसके बाद में संपादन। पत्रकारिता में पत्रकार सूचनाओं को एकत्रित करता है, उसको समाचार के रूप में निर्माण करता है, और संपादन उसमें संशोधन करता है, उसको छपने योग्य बनाता है। ये सब काट छांट करना, समाचार पत्र के स्तर, उसके हिसाब से उसकी भाषा शैली में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना, काट छांट करना, अनावश्यक तथ्यों को निकालना, आवश्यक तथ्यों को उसमें जोड़ना, ये सारा काम संपादन संपादक का होता है, जो कि संपादन के तहत। तो तीन आयाम है, पत्रकारिता, समाचार और संपादन। तब जाकर के अब पत्रकारिता भी कई प्रकार की होती है। कार्टून, फोटो पत्रकारिता, फोटो खींचने वाला, उसका काम फोटोग्राफर है, फोटो खींचता है। कार्टून को ना कार्टून के रूप में समाचार को देना, ये उस पत्र। रेखांकन, कार्टोग्राफी, ग्राफिक्स बना करके, ग्राफ बना करके समाचार को हाईलाइट करना, खोज परक पत्रकारिता, खोजना, स्टिंग ऑपरेशन करना,
गड़बड़ी घोटालों को ढूंढ करके लाना, समाचारों को एक सहज रूप से समाचार प्राप्त हो जाते हैं, एक समाचार निकाले जाते हैं। खुद विशेषीकृत पत्रकारिता, विशेष स्पेशलाइजेशन, स्पोर्ट्स में, खेल में, फिल्म इंडस्ट्री, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र की पत्रकारिता अलग अलग। वॉच डॉग पत्रकारिता, वॉच खोजी पत्रकारिता की तरह सकते हैं, इसको खोजी पत्रकारिता नहीं कहते। ढूंढना, समाचार को ढूंढना, ऑफिस में जाना, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को ढूंढ करके निकालना, एडवोकेसी, विशेष वैकल्पिक पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, कई प्रकार की पत्रकारिता जिसके बारे में आप विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ये पत्रकारिता के विविध आयाम होते हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन अलग अलग तरीका होता है। हर माध्यमों से लेखन का तरीका अलग अलग होता है। 2 प्रकार के जरूरत, प्रिंट माध्यम के लिए अलग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए, रेडियो, टीवी, इंटरनेट। प्रिंट माध्यम छपता है, उसमें समाचार, दोनों ही श्रेणी में समाचार लिखने का तरीका उल्टा पिरामिड शैली, परंतु तथ्यों को कुछ को ध्यान रखना। प्रिंट माध्यम छपने योग्य, भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि उसमें कोई समझाने वाला नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो सिर्फ श्रव्य उपकरण है, सुना जा सकता है, तो सुनने योग्य शब्दों, प्रिंट में पढ़ने योग्य शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए। रेडियो में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो में सुनने योग्य शब्द, टीवी, इंटरनेट, टीवी पर सुनने और देखने योग्य दृश्य शब्द माध्यम, इंटरनेट भी दृश्य शब्द है, उसमें छपा हुआ मैटर भी होता है इंटरनेट में। प्रिंट माध्यम का समावेश भी इंटरनेट में होता है, और दृश्य श्रव्य का भी समावेश इंटरनेट बहुत व्यापक रूप से। रेडियो समाचार की अपनी संरचना होती है, उसका अपना एक अलग तरीका होता है। मुद्रित माध्यम में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, छपाई में उसका होता है। टेलीविजन, टीवी की खबरों के विशिष्ट होते हैं। रेडियो, टेलीविजन के समाचार शैलियां, इनमें इंटरनेट पत्रकारिता। अगला आता है पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। अब पत्रकारिता के लिए ये प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए लेख लिखे जाएंगे, समाचार लिखे जाएंगे, उनके अलग अलग तरीके होते हैं, उनका रूप होता है। पहला एक रूप आता है समाचार। पत्रकारी लेखन में समाचार सबसे पहला रूप होता है, समाचार को लिखना। सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, इसमें उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखा जाता है और 6 ककारों का जवाब दिया जाता है। फीचर की भाषा मनोरंजनात्मक होती है। रिपोर्ट भूतकालिक होती है, पिछली बातें भूतकाल में लिखी जाती है। विचारपरक लेखन, जो विचार हमारे अंदर आता है उसको हम अभिव्यक्त करते हैं। इसके अंदर लेख, किसी विषयों पर लेख हो सकती है। कोरोना महामारी, बढ़ती हुई जनसंख्या, मई के महीने में बाढ़, इस प्रकार के टिप्पणियां, किन्हीं समाचारों पर टिप्पणियां। राजस्थान का राजनीतिक संकट, उस पर टिप्पणियां देते हैं विविध पत्रकार लोग। महत्वाकांक्षा, सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा, भाजपा का कुचक्र, कांग्रेस की विफलता, ये अन्य कई विषयों पर टिप्पणियां हो सकती हैं। संपादकीय, समाचार पत्र की आवाज संपादकीय कहलाती है। पूरे समाचार पत्र का जो विचार है वो संपादकीय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्तंभ लेखन भी हो सकते हैं। संपादक के नाम जो हम पत्र लिखते हैं वो पत्र भी इस लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। साक्षात्कार, इंटरव्यू,
जो हम विभिन्न सेलिब्रिटी के इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, वो सब इन शैलियों में समाहित होते हैं। इसके बाद में आता है पांचवा विशेष लेखन। और भी बहुत चीजें ऐसी होती हैं पत्रकारिता में जो लिखी जाती है। संबंधों के बारे में, भारत चीन संबंधों के बारे में, भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में, रक्षा विशेषज्ञ, इन सब की भाषा शैली अपने अपने हिसाब से अलग अलग होती है। कुछ विशेष शब्दों के बारे में हम जानते हैं। इसमें कुछ ऐसे नए शब्द आए हुए हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक होता है, जैसे अपडेटिंग। पहला बिंदु आता है अपडेटिंग। क्या होता है? विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री को समय समय पर संशोधित और परिवर्तित किया जाता है। संशोधित और परिवर्तित किया जाता है, इसे ही अपडेटिंग कहते हैं। अपडेट करना, नई जानकारियों को उसमें जोड़ना। तीसरा था ऑडियंस। ऑडियंस पब्लिक, जनसंचार माध्यमों के साथ जुड़ा एक विशेष शब्द है। ऑडियंस जनसंचार माध्यमों के साथ जुड़ा हुआ एक विशेष शब्द है। ये जनसंचार माध्यमों के दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों के लिए सामूहिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। सामूहिक रूप से दर्शकों, श्रोताओं के लिए हम ऑडियंस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। कहता है ऑप-एड। समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ के बिल्कुल सामने प्रकाशित होने वाला जो पन्ना है, जिसमें विश्लेषण, समाचारों का, किसी घटनाओं का विश्लेषण, फीचर, स्तंभ, साक्षात्कार और विचारपूर्ण टिप्पणियां प्रकाशित की जाती हैं, वो ऑप-एड। हिंदी के बहुत कर समाचार पत्रों में ऑप-एड पृष्ठ प्रकाशित होता है। ऑप-एड पृष्ठ हिंदी के बहुत कम समाचारों में प्रकाशित। आप तो विज्ञापन विज्ञापनों से भरे रहते हैं अखबार, क्योंकि विज्ञापन, लेकिन अंग्रेजी के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में ऑप-एड पृष्ठ देखा जा सकता है। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अखबार। एक शब्द और आया था आपके पास, उसमें विस्तार से पढ़ते हुए, रिवीजन वर्क है नहीं, विस्तार से पढ़ते हुए, डेडलाइन। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए सामग्री पहुंचाने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। अगर कोई समाचार डेडलाइन निकलने के बाद मिलता है तो आमतौर पर उसके प्रकाशित या प्रसारित होने की संभावना कम हो जाती है, और अगर कहीं होता भी है तो छपते छपते कॉलम में होता है या ब्रेकिंग न्यूज। प्रिंट माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इनकी डेडलाइन अलग होती है। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इनकी डेडलाइन अलग होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंटिन्यू में चलती है, अभी का समाचार तुरंत प्रसारित हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 24 घंटे बाद प्रसारित, अखबार है 24 घंटे में आती है। रेडियो पे आने वाले समाचार हर 2-1 घंटे में आ जाते हैं, तो अपडेट 2-1 घंटे में। इसके बाद में आता है डेस्क। समाचार माध्यमों में डेस्क का आशय संपादन से होता है। समाचार माध्यमों में मोटे तौर पर संपादकीय कक्ष, डेस्क और रिपोर्टिंग 2 भागों में बटा होता है। पत्रकार आते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, देते हैं। संपादक कक्ष में संपादन मंडल
उसको संशोधित करता है। डेस्क पर समाचारों को संपादित किया जाता है तथा उसे छपने योग्य बनाया जाता है। अगला होता है न्यूज पेज। न्यूज पेज का अर्थ होता है किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस ताजा घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ गया है। जैसे अगर आप माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों से बेहतर हो रहे प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसका न्यूज पेज सीबीएसई का ताजा परीक्षा परिणाम होगा। अभी कल जो परसों वो ताजा परीक्षा परिणाम होगा। इसी तरह शहर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध या फीचर का न्यूज पेज सबसे ताजी वह घटना होगी जिसमें किसी महिला के खिलाफ अपराध हुआ है, अभी हाल फिलहाल में हुआ। इसके बाद में आता है पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता का तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों और जाने माने लोगों यानी सेलिब्रिटी के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। आजकल देखिए लाखों लोगों को कोरोना हो रहा है हिंदुस्तान में, मीडिया उतना महत्व नहीं दे रही। अमिताभ बच्चन के कोरोना को हाईलाइट किया, उसको जलपान करने से लेकर टॉयलेट जाने तक की उसकी हर खबर को मीडिया ब्रेकिंग न्यूज के रूप में लिखा है। पेज 3 ये आमतौर पर समाचार पत्रों के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होती रही है, इसलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। हालांकि अब ये जरूरी नहीं है कि यह पृष्ठ 3 पर ही प्रकाशित होती हो, लेकिन पत्रकारिता के तहत अब भी इन्हीं विषयों पर जोर दिया जाता है। अब तो कहीं भी पहले पृष्ठ पर भी छप जाता है। इसके बाद आती है पीत पत्रकारिता यानी येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म यह शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका के कुछ समाचार पत्रों पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, छिड़े संघर्ष के लिए किया गया। जो संघर्ष छिड़ा हुआ था उस संघर्ष के बीच पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पीत पत्रकारिता। उस समय कुछ समाचार पत्रों में पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़ और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित किया। इसमें सनसनी फैलाने का तत्व अहम होता है। आजकल आप एक और शब्द सुनते हैं एफएम। पहले आकाशवाणी था, रेडियो स्टेशन, आज एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो प्रसारण की एक विशेष तकनीक जिसमें फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है। आधुनिकरण, फ्रीक्वेंसी का आधुनिकरण। रेडियो का प्रसारण 2 तकनीकों के जरिए होता है, जिसमें एक तकनीक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम, रेडियो में देखा होगा एएम एफएम देखा होगा, पुराना जब रेडियो देखेंगे उसमें एएम और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी एएम, और दूसरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम।
एफएम तकनीकी अपेक्षाकृत नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेटेस्ट। इसकी प्रसारण की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन एएम रेडियो की तुलना में एफएम के प्रसारण का दायरा सीमित होता है। अब देखिए पत्रकारों के बारे में बात करें। वैसे तो पत्रकारिता के अनुसार अपने अपने विषय में दक्ष पत्रकार होते हैं, फिर भी पत्रकारों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पूर्णकालिक पत्रकार, ये किसी अखबार के लिए स्थायी रूप से मासिक वेतन पर नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा, अंशकालिक पत्रकार, ये किसी अखबार के लिए सीमित या कम समय के लिए काम करते हैं। इन्हें प्रकाशित सामग्री के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है। फ्रीलांसर पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार से ऐसे स्वतंत्र पत्रकार से हैं जो किसी विशेष समाचार पत्र या पत्रिका से जुड़ा नहीं होता या उसका कर्मचारी नहीं होता। वह अपनी इच्छा से किसी समाचार पत्र को लेख या फीचर प्रकाशन के लिए देता है और प्रकाशित होने पर उसका पारिश्रमिक प्राप्त करता है। तो बता, बीट समाचार पत्र या अन्य समाचार माध्यमों द्वारा अपने संवाददाता को किसी क्षेत्र या विषय यानी कि बीट की दैनिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी होती है। यह एक तरह से रिपोर्टर का कार्यक्षेत्र निश्चित करता है। जैसे कोई संवाददाता शिक्षा बीट कवर करता है या शिक्षा बीट कवर या इंफॉर्मेंट करता है, उसे हम शिक्षा बीट कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की जो समाचार को कवर करता है, कोई संवाददाता अगर शिक्षा के क्षेत्र को कवर करता है तो हम उसको शिक्षा बीट कवर या इंफोटेनमेंट कहते हैं। इंफोटेनमेंट क्लियर, उसको हम इंफोटेनमेंट कहते हैं। कोई चिकित्सा के क्षेत्र में करता है तो उसको हम चिकित्सा बीट कहते हैं। सीधा प्रसारण लाइव नहीं। अगला है लाइव। रेडियो या टेलीविजन जब किसी घटना या कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करते हैं, सीधा दिखाते हैं, उसको हम लाइव कहते हैं। हिंदी में उसको आंखों देखा हाल भी कहा जाता है। स्टिंग ऑपरेशन, जब कोई टेलीविजन चैनल या पत्रकार किसी छुपे हुए कैमरे से कोई गैर कानूनी काम, अवैध धंधा, असामाजिक घटना, इनकी शूटिंग करता है, इनकी रिकॉर्डिंग करता है और फिर उसे चैनल पर दिखाता है, उसे स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। कई बार ऐसे ऑपरेशन का गोपनीय कोड होता है, जैसे ऑपरेशन दुर्योधन या चक्रव्यूह। अभी हाल के वर्षों में समाचार चैनलों ने सरकारी कार्यालयों आदि में भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए कई स्टिंग ऑपरेशन किए। आज स्टिंग ऑपरेशन की प्रवृत्ति थोड़ी बढ़ी हुई है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, रिवीजन के रूप में हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू।